वेलकम एवरीवन। आज हम मॉडर्न हिस्ट्री में देखेंगे 1857 रिवोल्ट। 1857 रिवोल्ट जैसे कि आपको पता ही होगा कि इसे सिपाही रिवॉल्ट भी बोलते हैं। 1857 रिवोल्ट काफी लंबा चैप्टर है, तो इसको दो पार्ट्स में हम लोग देखेंगे। पार्ट 1 आज करेंगे और पार्ट 2 कल। तो बैकग्राउंड देख लेंगे इसका क्या है। ब्रिटेन पीएम थे 1857 में लॉर्ड पाल्मरस्टन, गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कैनिंग और जनरल फॉर द 1857 रिवोल्ट थे कैम्पबेल। अगर 1857 में ब्रिटिश जनरल्स देखे तो काफी थे, उनमें से मेजर थे लॉर्ड कैम्पबेल जो सबसे हेड थे, जिनके पास सभा की रिपोर्ट करते थे। रीजंस देखेंगे। अगर 1857 रिवोल्ट के रीजन देखे जाए तो काफी रीजन है, तो उसको हम लोग ने सोशल, पॉलिटिकल, आर्मी ये सब में डिवाइड कर लिया। सबसे पहले देखेंगे सामाजिक क्या क्या कारण थे उसके। पहला था रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। रेशियल डिस्क्रिमिनेशन मतलब व्हाइट स्किन और ब्राउन स्किन, इसमें डिफरेंस करते थे। आज भी अगर आप अमेरिका की न्यूज फॉलो करते हैं तो आप देखेंगे जो वहाँ के अमेरिकन ब्लैक लोग हैं उनसे कितना ज्यादा रेशियल डिस्क्रिमिनेशन करते हैं जो अमेरिकन व्हाइट लोग होते हैं। रेशियल डिस्क्रिमिनेशन आज से नहीं, बहुत साल पहले से चल रहा था, और ये इंडिया के कैप्चर होने से पहले भी चल रहा था और इंडिया इंडिपेंडेंस मिलने के बाद भी चल रहा है। एक उनका थॉट है कि व्हाइट स्किन जो लोग हैं वो दुनिया में सबसे अच्छे हैं और उनको वर्ल्ड डोमिनेशन करना चाहिए। यूरोपियन कंट्रीज में भी फॉलो होता है और अमेरिका में भी फॉलो होता है। द ब्रिटिश इंटरफेयर्ड इन द रिलीजियस एंड कल्चरल अफेयर्स। अगर आपने ओल्ड बालाजी में एक सीरीज चल रहा था बोस, उसमें अगर आपने देखा होगा और आप यूट्यूब में भी इसका ट्रेलर देख सकते हैं, उसमें एक इंग्लिश एडुकेटर जो है वो एक हिंदू स्टूडेंट को उल्टा सीधा बोल रहा है क्योंकि उसने एक ताबीज पहना है और वो मानता है उस भगवान के ताबीज से उसका एग्जाम अच्छा जाएगा। इसलिए वो इंग्लिश एडुकेटर उसको बहुत कुछ बोलता है और उसके कल्चर के बारे में सुनाता है। अगर हम लोग देखेंगे तो हम लोग जो गौ माता की पूजा करते हैं उसके बारे में अभी तक इंग्लिश और बाहर के जो फॉरेनर्स है वो लोग मजाक उड़ाते हैं। तो ये भी कंटिन्यू हो रहा है, जो वो इंटरफेयर करते हैं हमारे रिलीजियस और कल्चरल अफेयर्स में। The British began to support their bid for social reform, widow remarriage और सती। अगर ये देखा जाए विडो रीमैरिज और सती हमारे किसी भी रिलीजियस बुक में नहीं लिखा हुआ है, पर ये सोसाइटी के कुछ पावरफुल आदमियों ने बनाया था ताकि कोई औरत सोसाइटी में ऊपर न उठ पाए। ये दोनों चीज अगर देखेंगे आप, विडो रीमैरिज और सती, ये दोनों बनाया गया था ताकि महिलाओं पे अत्याचार किया जा सके और उन्हें घर में बंद रखा जा सके, कभी भी उनको ऊपर उठने के मौके से रोका जा सके। फिर ब्रिटिशर्स ने बाद में इसे बंद किया। इसे बंद जो किया इसके लिए तो अच्छा हुआ, पर ये इसलिए ब्रिटिशर्स ने बंद नहीं किया था ताकि इंडियंस का अच्छा हो, इसलिए बंद किया गया था ताकि हिंदूज पे वो लोग डोमिनेट कर पाए। अगर सोशल रिफॉर्म्स की बात की जाए तो फिर जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन उन्होंने स्टार्ट किया था वो अभी भी चलता है। अगर आप किसी न्यूज़पेपर में देखेंगे मैरिज की जो सेक्शन होती है उसमें देखेंगे तो फिर आप देखेंगे व्हाइट ग्रूम वांटेड, गोरी बीवी चाहिए, या फिर आप देखेंगे जो एड्स होते हैं उसमें गोरे लोगों को दिखाया जाता है। ये रेशियल डिस्क्रिमिनेशन अभी तक चल रहा है, और जो उन्होंने डिवाइड एंड रूल का पॉलिसी फॉलो किया उसका इफेक्ट भी आज तक दिखाई दे रहा है। जो हिंदूज और मुस्लिम्स में डिवीजन हुआ वो सबसे पहले ब्रिटिशर्स ने किया था, तो फिर उनको कोई मन नहीं था सोशल रिवॉल्ट्स हटाने का, पर उनका अपना डोमिनेशन दिखाना था, इसलिए उन्होंने विडो रीमैरिज किया और सती एक्ट को पास किया जिससे सती बैन हो गया। 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा इम्पोजिशन ऑफ क्रिश्चियनिटी, उस वक्त ये रूल पास किया गया कि ब्रिटिश से क्रिश्चियनिटी स्प्रेड हो सकता है इंडिया में। तब इंडियंस को ये लालच दिया गया कि अगर आप क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट कर दिए जाओगे तो फिर आप आराम से रह पाओगे, टैक्स कम देना होगा और गवर्नमेंट से काफी आपको सुविधा मिलेगा। इसलिए क्रिश्चियनिटी को इम्पोज करने की काफी कोशिश की थी ब्रिटिशर्स ने। अब हम देखेंगे पॉलिटिकल क्या क्या रीजन थे। अनजस्ट पॉलिसीज, अगर देखा जाए तो इंडिया को एज अ कैश का यूज किया गया था ब्रिटिशर्स के द्वारा। अब कैश का क्या होता है वो समझते हैं। जब ब्रिटिश के पास इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ था, उनको एक मार्केट चाहिए था अपना सामान बेचने के लिए। अपना सामान बेचने के लिए उन्होंने मार्केट चूज किया था इंडिया को। इंडिया में वो अपना सारा सामान बेचते थे और बहुत ही ज्यादा दाम में बेचते थे।
मान लीजिए अगर इंग्लैंड में सामान का दाम 10 रुपए है तो इंडिया में उसी सामान का दाम वो 100 रुपए कर देते थे। और इंडिया में जो ट्रेड करना चाहते थे, अपना सामान बाहर भेजना चाहते थे, उनपे वो लोग हेवी टैक्स लेते थे और उनके लिए बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट करते थे ताकि वो अच्छे से बाहर ट्रेडिंग ना कर पाए और इंग्लैंड या फिर ब्रिटेन के जो लोग हैं वो इंडियन सामान ज्यादा यूज ना करे और इंग्लैंड के सामान ही ज्यादा यूज करे। इसी को कहा जा रहा है अनजस्ट पॉलिसीज, लॉस ऑफ पावर ऑफ नवाब्स एंड जमींदार्स। जैसा कि आपने पहले भी देखा होगा, काफी जो पावर थे नवाब्स और जमींदार्स के वो इंग्लिश ने छीन लिए थे लड़ाई करके या फिर कोई दूसरा लॉ बना के। Those rulers who lost their states, ये भी सेम पॉइंट है। जो रूलर्स, जमींदार, नवाब सबने अपने पावर लॉस कर दिए थे वो ब्रिटिश से बहुत गुस्से में थे, पर उनको एक चांस चाहिए था जब पूरा इंडियन मास यानी कि सिपाही उनके खिलाफ हो जाए और उनके साथ वो भी रिवोल्ट कर पाए। तो वो हुआ था 1857 रिवोल्ट में। 1857 रिवोल्ट में काफी नवाब्स और जमींदार ने भी पार्टिसिपेट किया था क्योंकि वो ब्रिटिशर को इंडिया से हटाना चाहते हैं। अब हम देखेंगे आर्थिक क्या क्या था। इंट्रोडक्शन ऑफ अनफेयर पॉलिसीज, जैसा मैंने बताया था अनफेयर पॉलिसीज निकाला गया ताकि इंडिया में जितना भी ट्रेड और कॉमर्स है वो सब खत्म किया जाए। अगर इंडिया का देखें तो इंडिया में सबसे फेमस था कपड़ों का बिजनेस और स्पाइसेस का बिजनेस। कपड़ों के जितने भी फैक्ट्रीज थे सब कुछ ब्रिटिशर्स ने बंद कर दिए, हेवी टैक्स लगा दिया या फिर जो जो काम करते थे उन फैक्ट्रीज में उनको पनिशमेंट दे दिया गया और कोई भी नियम से जेल में भर दिया गया। अगर स्पाइस की बात की जाए तो जो जो जगह पे इंडिया में स्पाइस ग्रो होता था उन ज्यादातर जगहों में वो लोग इंडिगो ग्रो करने के लिए बोल रहे थे। इंडिगो ग्रो करने से वो जमीन खराब हो जाता था और इंडिगो ग्रोथ से स्पाइसेस नहीं ग्रो कर पाती थी, इसलिए स्पाइसेस का मार्केट काफी कम कर दिया गया था और क्लोथ तो एकदम बिल्कुल खत्म कर दिया गया था इंडियन मार्केट से। अगर कोई ट्रेड भी करना चाहे तो क्लोथ का सिर्फ वो रॉ मटेरियल ट्रेड करने देते थे। रॉ मटेरियल ट्रेड करके वो लोग इंग्लैंड भेजते थे और इंग्लैंड से फिर कपड़े बना के फिर इंडिया में बेचा जाता था। हेवी दाम पे क्लोथ्स जो होते थे कपड़े वो सब इंडिया में बेचा जाता था। अगर बात किया जाए 3 सेटलमेंट्स वर हाईली एक्सप्लोर्ड एंड पर्टिकुलरली द परमानेंट सेटलमेंट। तो सेटलमेंट के बारे में आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे, पर अभी एक रफ आइडिया बना लेते हैं सेटलमेंट्स के बारे में। सेटलमेंट्स की बात की जाए तो सेटलमेंट्स मतलब टैक्स पॉलिसीज होते हैं। ब्रिटिश के टाइम पे 3 टैक्स पॉलिसीज थी। पहला परमानेंट सेटलमेंट, दूसरा था रियोतवाड़ी और तीसरा सेटलमेंट था आपका महलवाड़ी। परमानेंट सेटलमेंट में जो विलेज के जमींदार हुआ करते थे वो टैक्स कलेक्ट करते थे और टैक्स का एक हिस्सा जमींदार रख देते थे और बाकी हिस्सा इंग्लिश को देना पड़ता था, इंग्लिश या फिर ब्रिटिश को देना पड़ता था। रियोतवाड़ी में जो इंडिविजुअल होता है, जो हर एक विलेजर होता है, वो अपने से जाके ब्रिटिशर्स को टैक्स देते थे। और महलवाड़ी सिस्टम में जो विलेज के हेड होते थे वो जाके ब्रिटिशर्स को पूरा विलेज का टैक्स देते थे। तो इनमें से सबसे ज्यादा टॉर्चर किया जाता था परमानेंट में, जो परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम चला था। परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम इंडिया के ज्यादातर हिस्से में चलाया गया था। परमानेंट सेटलमेंट में जैसा मैंने आपको पहले ही बताया था कि विलेजर्स एक हिस्सा अपने पास रख देते थे। तो मान लीजिए कि 10% हिस्सा अगर विलेजर्स अपने पास रख दे तो फिर अगर 100 रुपीज का टैक्स कलेक्शन हो तो फिर 10 रुपीज वो लोग रख देंगे और 90 रुपीज ब्रिटिशर को दे देंगे। पर यही जगह पे जमींदार क्या करते थे, वो फार्मर्स पे बहुत ज्यादा टॉर्चर करते थे तो उनसे ज्यादा करके टैक्स कलेक्शन करते थे। मान लीजिए 100 की जगह 200 अगर टैक्स कलेक्शन करे तो फिर जमींदार के पास 20 रुपीज हो जाता है और ब्रिटिशर्स के पास 180 रुपीज। इस चीज से जमींदार और ब्रिटिशर्स दोनों को फायदा होता है, सिर्फ नुकसान जो होता है वो फार्मर्स का होता था। इस वक्त पे फार्मर्स जो कंप्लेन करते थे ब्रिटिशर्स को, ब्रिटिशर्स वो सब कंप्लेन इग्नोर कर देते थे और अपने जमींदार को प्रेफर करते थे और सपोर्ट करते थे, क्योंकि जो टैक्स कलेक्शन होता है अनफेयर तरीके से उनसे उनको भी बहुत ज्यादा फायदा होता था। देखेंगे लेस एक्सचेंज रेट। लेस एक्सचेंज रेट जैसा कि मैंने आपको बताया, जो भी एक्सचेंज होता था, ट्रेड होता था, किसी चीज का कोई फेयर दाम नहीं होता था।
मान लीजिए अगर उन्होंने बोला कि कोई कपड़े का दाम 100 रुपये हो गया जिसके असली दाम 10 रुपये था, तो 100 रुपये ही देने पड़ेंगे इंडियंस को। और अगर मान लीजिए 1 किलो कॉटन का दाम 100 रुपये था, पर अगर उन्होंने बोल दिया कि 10 रुपये में बेचने होगा, 100 रुपये में नहीं, तो 10 रुपये में ट्रेडर्स को बेचना होता था और इससे काफी लॉस होता था। अगर सैलरीज की बात की जाए तो ऑब्वियस है, क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट बनाया था तो वही डिसाइड करते थे सैलरीज कितने मिलेंगे, और वो बहुत अनफेयर प्राइसेस डिसाइड करते थे, जहां पर ब्रिटिश ऑफिशियल्स जो थे उनको ज्यादा सैलरी मिलता था और इंडियन ऑफिसर्स जो थे उनको कम सैलरी मिलता था। अब हम इसका मेन पार्ट देखेंगे, आर्मी को क्या क्या प्रॉब्लम था इस चीज से। पहला था डिस्क्रिमिनेशन जैसा मैंने पहले ही बताया, व्हाइट स्किन और ब्राउन स्किन का ब्रिटिशर्स में बहुत ज्यादा था। इसके लिए अगर कोई इंडियन बहुत एक्सपीरियंस हो, बहुत अच्छा काम करे, तभी वो सिर्फ सिपाही रह जाता था पूरी जिंदगी भर। और जो ब्रिटिश ऑफिसर्स थे वो सब काफी हाई रैंक से स्टार्ट करते थे, तो ये काफी डिस्क्रिमिनेशन था। गोइंग अक्रॉस द सी, पहले ये माना जाता था कि अगर आप सी में गए तो फिर आपका धर्म खत्म हो जाता था। ये चीज खत्म किया था आपके राजा राममोहन रॉय ने। ये चीज पहले खत्म किया था आपके राजा राममोहन रॉय, जो ब्रिटेन गए थे, पानी से जहाज से गए थे, तो उन्होंने ये चीज सबसे पहले खत्म किया था। जैसा कि आपको पता ही है, काफी सोशल रिफॉर्म लाए थे राजा राममोहन रॉय, तो उनमें से ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ब्रिटिशर्स अवध के सोल्जर्स को बहुत सारे वर्ल्ड के जगह पे भेजते थे, तो उनको सी से भेजते थे अपने जहाजों से, तो इसके लिए अवध के सोल्जर्स जो थे वो इससे काफी नाखुश थे। इन 1856 इंट्रोडक्शन ऑफ एनफील्ड राइफल्स, ये एनफील्ड राइफल्स वन ऑफ द मेजर रीजंस है 1857 रिवोल्ट के। अगर 1857 रिवोल्ट को आग मारा जाएगा तो उसमें मैचस्टिक या फिर तेल का काम किया है इस एनफील्ड राइफल्स में। एनफील्ड राइफल के बारे में थोड़ा और समझते हैं। अगर हम लोग पहले एनफील्ड राइफल्स में जो बुलेट यूज किया जाता था वो कुछ ऐसा होता था, उसके ऊपर सबसे ऊपर रहता था पेपर केस, जो कि दांत से फाड़ना पड़ता था तब जाके निकलता था आपका बुलेट में सबसे पहले होता था पाउडर, और उसके नीचे होता था असली बुलेट केस। अगर एनफील्ड राइफल्स की बात की जाए तो फिर जब यहाँ पर क्लिक होता था, आर्मी पर्सनल क्लिक करते थे, तब जाके राइफल के अंदर एक स्पार्क होता था, उस स्पार्क से इस गन पाउडर में आग लगती थी और फिर जाके बुलेट सीधा निकलता था और दुश्मन की तरफ जाता था। यही सिस्टम था पहले के एनफील्ड राइफल्स में। तो उसमें प्रॉब्लम क्या हुआ, ये जो कार्ट्रिज है या फिर पेपर केस है, इसे बोला गया कि गाय और सुअर के चमड़े से बना हुआ है, तो इससे हिंदू और मुस्लिम दोनों को काफी तकलीफ हो गया, और उन्होंने बोला वो ये अपने मुंह से नहीं फाड़ेंगे क्योंकि उनका धर्म इनसे जाता है। आप अगर 1813 का चार्टर एक्ट याद है तो आपको याद होगा कि उससे क्रिश्चियनिटी इंडिया में स्प्रेड होना स्टार्ट हो गया था, और सिपॉयस को लगा था उनके धर्म से उनको हटाने के लिए सिर्फ ये किया जा रहा है। तो उन्होंने काफी ये प्रोटेस्ट स्टार्ट हो गया था, जिसमें वो मना कर रहे थे कि वो अपने दांत से इसे अलग, पेपर केस को अलग नहीं करेंगे। तो हम स्टार्ट देखते हैं कैसे ये स्टार्ट हुआ। सबसे पहले एनफील्ड राइफल का जो प्रोटेस्ट है वो बैरकपुर में स्टार्ट हुआ था। बैरकपुर में ये काफी मना कर दिया गया था, और जो ये मना कर रहे थे इंडियन सोल्जर्स, उनको जेल में भर दिया गया था। बैरकपुर से बहुत जल्दी ये रिवोल्ट बहरमपुर में चला गया। अगर आर्मी रिवोल्ट बहुत जल्दी चला जाता है और आर्मी के सेंटीमेंट के साथ पूरे देश का सेंटीमेंट जुड़ा हुआ होता है, तो फिर आर्मी जब रिवोल्ट करती है कोई गवर्नमेंट के खिलाफ, वो रिवोल्ट बहुत जल्दी स्प्रेड हो जाती है। तो बैरकपुर के बाद फरवरी 1857 में बहरमपुर ने भी आर्मी ने से मना कर दिया, और इसके लिए बहुत सारे आर्मी पर्सनल को जेल में जाना पड़ा। 34 इन्फेंट्री सिपाही मंगल पांडे, उन्होंने मना कर दिया इसको यूज करने से, और जब उनको प्रेशर किया जा रहा था तब सर्जेंट बॉग और सर्जेंट ह्यूसन पे उन्होंने गोली चला दिया। सर्जेंट बॉग और सर्जेंट ह्यूसन पे गोली चलाने के बाद उनको अच्छे से पता था कि ब्रिटिशर्स उनको फांसी दे देंगे, पर एक सिपाही के लिए फांसी लेना बहुत एक प्रिजनर की तरह देखा जाता है, और इसलिए उन्होंने चाहा था कि खुद को गोली मारने के लिए, पर उनको
वो खुद को गोली मार पाए इससे पहले ब्रिटिशर्स ने उनको पकड़ लिया था और 8 अप्रैल को उनको फांसी दे दिया गया था। ये देखना इंपॉर्टेंट है कि 8 अप्रैल जब उनको फांसी दे दिया गया, उनको पहले ही फांसी दे दिया गया था 8 अप्रैल को। उनका फांसी काफी बाद में था, पर ब्रिटिशर्स समझ गए थे कि सिपाही में एक रिवोल्ट स्टार्ट हो रहा है और मंगल पांडे के लिए सेंटिमेंट स्टार्ट हो रहा है, इसलिए उन्होंने डेट से पहले ही उनको फांसी दे दिया। ये हम बाद में भी देखेंगे। भगत सिंह को पहले ही फांसी दे दिया गया था क्योंकि भगत सिंह के लिए इंडियंस में काफी ज्यादा सपोर्ट जग रहा था। और भगत सिंह को जब फांसी दिया जा रहा था उससे पहले उन्होंने गवर्नर को, वाइसरॉय को चिट्ठी लिख के बोला गया था कि वो गोली खाना चाहते हैं, फायरिंग स्क्वाड के सामने खड़े होना चाहते हैं क्योंकि वो एक पॉलिटिकल प्रिजनर है। पर भगत सिंह का इस चीज को नहीं माना गया था और उनको फांसी दी गई थी, वो भी डेट से पहले छुप गया। अब हम देखेंगे ये स्प्रेड होना कैसे स्टार्ट हो गया। जब मंगल पांडे को फांसी दे दिया गया था उसके कुछ महीने बाद मेरठ में सोल्जर्स ने रिवोल्ट स्टार्ट कर दिया। इस रिवोल्ट में जितने भी ब्रिटिश सोल्जर्स थे उनको मार दिया गया या फिर प्लेसेस से फेंक दिया गया, ऊपर के बिल्डिंग से फेंक दिया गया, और जेल में जितने भी इंडियन सोल्जर्स बंद थे उनको फ्री कर दिया गया। जब मेरठ में ये हो गया तो मेरठ की आर्मी मार्च करने लगी दिल्ली के तरफ क्योंकि उनको दिल्ली कैप्चर करना था। 11 मई को वो दिल्ली पहुंच गए और अपने अटैक स्टार्ट किया। 12 मई को वो दिल्ली जीत गए थे। अब ये समझना इंपॉर्टेंट है कि जो बोला जाता है कि ट्रेन और टेलीग्राफ ये सब यूज किया जाता था, ये सब ब्रिटिशर्स ने यूज किया था ताकि इंडिया का इंप्रूवमेंट हो, ये बिल्कुल ही गलत था। अगर देखा जाए, अगर ट्रेन और टेलीग्राफ नहीं रहता तो फिर ब्रिटिशर्स को दिल्ली कैप्चर करने के लिए और बाकी जो जो कंट्रीज में रिवोल्ट हुआ था वो सब कैप्चर करने के लिए उनको काफी टाइम मिल जाता था क्योंकि ट्रेन और टेलीग्राफ था। टेलीग्राफ से उनका कम्युनिकेशन काफी अच्छा रहता था और ट्रेन की वजह से वो अपनी आर्मी बहुत जल्दी एक जगह से दूसरी जगह ले जाते थे। फिर उन्होंने जब दिल्ली कैप्चर कर लिया, उन्होंने ट्राई किया कि बहादुर शाह को बोलने के लिए कि वो उनके लीडर हो जाए, पर बहादुर शाह किसी काम के नहीं थे। और अगर देखा जाए औरंगजेब के बाद जो भी मुगल रूलर इंडिया के थे उन्होंने इंडिया का बुराई किया है, तो उसलिए उनके जनरल बख्त खान को हेड बना दिया गया। बाद में हम लोग देखेंगे कि बख्त खान रिवोल्ट में लड़ते रहे और रिवोल्ट के टाइम ही बैटल फील्ड में शहीद हो गए थे। इसके कंक्लूजन देखेंगे। ये पहला मेजर रिवोल्ट था बाय द इंडियंस। इससे पहले ब्रिटिशर्स जो भी कर रहे थे उनको लगा था इंडियन से उनको सपोर्ट मिलते रहेगा क्योंकि वो एक फालतू मैसेज फैलाते थे कि ब्रिटिशर्स सिर्फ आया है इंडिया को इम्प्रूव करने के लिए, इंडिया के एडमिनिस्ट्रेशन इम्प्रूव करने के लिए। इसलिए वो फैलाते थे कि ट्रेन फिर जो सोशल इवेल्स है वो सब वो हटा रहे हैं इंडिया को इम्प्रूव करने के लिए। पर ये जो रिवोल्ट हुआ इससे क्लियर हो गया कि ब्रिटिशर्स सिर्फ इंडिया पे आए हैं इंडिया को कंट्रोल करने के लिए और अपने कंट्री के अच्छे के लिए। द ब्रिटिश अंडरस्टूड द इम्पोर्टेंस ऑफ द सिपाहीज। ये इम्पोर्टेंस ऑफ द सिपाहीज, अगर सिपाहीज इस रिवोल्ट में ब्रिटिश के खिलाफ नहीं जाते तो फिर ये रिवोल्ट कभी होता भी नहीं। आप लोग ने देखा है कि नवाब्स और जमींदार अपने पावर्स सब लूज कर देते हैं पर वो लोग भी ब्रिटिशर के खिलाफ नहीं जाते। पर जब सिपाहीज ब्रिटिशर्स के खिलाफ जाते हैं तभी वो लोग जाते हैं ब्रिटिशर्स के खिलाफ। एक यूट्यूब में वीडियो है जिसमें आप देखेंगे B.R. अम्बेडकर ने कहा है कि इंडिया को जो इंडिपेंडेंस मिला है उसका एक मेजर रीजन था INA, इंडियन नेशनल आर्मी का, जिसका बनाया था सुभाष चंद्र बोस ने। इंडियन नेशनल आर्मी जब बनाया गया था तब इंडियन आर्मी को समझ में आया कि वो ब्रिटिश के लिए लड़ रहे और ना कि इंडिया के लिए लड़ रहे। जब ये रिवोल्ट हुआ और उसके बाद जब दिल्ली ट्रायल्स में इंडियन आर्मी के जो जनरल्स हैं उनको पनिशमेंट देने के लिए कोर्ट ट्रायल्स किए गए, उस वक्त हिंदू और मुस्लिम्स के यूनिटी आ गई थे और सिपाही म्यूटिनी हुआ था मुंबई में, फिर लाहौर में और इंडिया के काफी कंट्रीज में। इसलिए इंडिया को इंडिपेंडेंस मिल गया था बहुत जल्दी, क्योंकि अगर कोई कंट्री की आर्मी उस कंट्री के एडमिनिस्ट्रेशन के साथ नहीं रहेगी तो उस कंट्री को संभालना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। फिर आता है द होल कंट्री गॉट अ सेंस ऑफ नेशनलिज्म। पूरे कंट्री में एक देश के लिए प्रेम जागा था क्योंकि अब सब समझ गए थे ब्रिटिशर्स जो आए हैं वो सिर्फ इंडिया के बुराई के लिए आए हैं। इससे पहले जो
पढ़े लिखे लोग थे वो समझते थे ब्रिटिशर सिर्फ आए इंडिया की भलाई के लिए और वो ट्रेन टेलीग्राफ ये सब कर रहे सिर्फ इंडिया के इम्प्रूवमेंट के लिए। पर इस लड़ाई के बाद जो गरीब थे और जो अमीर थे उनमें सारे डिफरेंस हट गए और वो दोनों एक हो गए। जब ये दोनों पावर एक हो गए तब ब्रिटिशर को समझ में आया कि दूसरे दो मेजर पावर्स को अलग करना होगा ताकि वो अपना जो पॉलिसी है इंडिया में डिवाइड एंड रूल वो चला सके। तो इसलिए उन्होंने हिंदू और मुस्लिम्स को अलग किया और ये इंडिपेंडेंस तक चलता रहा और इंडिया दो हिस्से में लास्ट में डिवाइड हुआ, इंडिया एंड पाकिस्तान, और उसके बाद ही उसको इंडिपेंडेंस मिला। इससे आगे हम लोग नेक्स्ट चैप्टर्स में पढ़ेंगे जहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे कौन से डिफॉल्ट किसने किया, कितना उनका पार्ट था और क्या क्या इसका इम्पैक्ट था। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो काइंडली लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, इससे मुझे काफ़ी सपोर्ट मिलता है। और अगर आप इंडियन हिस्ट्री के दूसरे चैप्टर्स देखना चाहते हैं तो फिर यहाँ पर क्लिक कीजिए, और अगर आप इंडियन ज्योग्राफी के दूसरे चैप्टर्स देखना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक कीजिए। थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए। मिलेंगे अगले वीडियो पे।